नमस्कार, आवाज बड़ी बातों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है और उसमें ढेर सारी बातें हैं जो आपके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। अमृतकाल का बजट आखिर कैसा है, इस बुलेटिन में विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले इस वक्त की बजट हेडलाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अमृत बजट। 2024 के चुनाव के बावजूद भी दिया बजट से ग्रोथ का रोड मैप। मिडिल क्लास, महिला और वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स राहत, किसान, युवा और छात्रों के लिए भी बड़े ऐलान। बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। न्यू रिजीम वालों को अब 7 लाख रुपए तक की आय पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। दरों में भी किया बड़ा उलटफेर, सुपर रिच को भी टैक्स में राहत। बजट भाषण के दौरान बाजार में जोरदार तेजी। इंट्राडे में 18,000 के करीब तक उछला निफ्टी, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिर हुई मुनाफा वसूली। निफ्टी बैंक ऊपर से करीब 1500 अंक फिसला तो अदानी ग्रुप के शेयरों में भी आज रही भारी बिकवाली। बजट में गरीब किसानों पर खास फोकस। कृषि स्टार्टअप और मोटे अनाज को बढ़ावा। मत्स्य संपदा से 6,000 करोड़ का निवेश। 20 लाख करोड़ तक के कृषि कर्ज बांटने का लक्ष्य। पीएम आवास योजना पर भी खर्च 66% बढ़ाया गया। न्यू इंडिया के लिए भी मोदी सरकार ने जमकर खोली झोली। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया। रेलवे पर भी रिकॉर्ड खर्च करेगी सरकार। फिस्कल डेफिसिट भी रखा काबू। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बजट पूरा करेगा सबका सपना। कहा निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को दी बड़ी राहत। विपक्ष बोला बजट से गांव और किसान गायब। और अब सोने चांदी के लिए और देने होंगे पैसे। बजट में सरकार ने बढ़ाई ड्यूटी। सिगरेट का शौक भी हुआ और महंगा। खिलौने, टीवी और मोबाइल पार्ट्स लेकिन हो गए हैं सस्ते। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम फुल बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी था। चुनावी साल और 2024 के महासमर से पहले वो किसका ख्याल रखें और किसका नहीं, वोट बैंक का या फिर इकोनॉमी की सेहत का। लेकिन इस अग्नि परीक्षा में वो फुल मार्क्स से पास होती दिखी। उन्होंने अमृतकाल के लिए अमृत कलश स्थापित कर दिया है। सोशल सेक्टर से लेकर एग्रीकल्चर के लिए, न्यू एनर्जी से लेकर इंफ्रा के लिए उन्होंने अपने बजट में पैसे का इंतजाम किया। बजट से मायूस रहने वाले सैलरीशुदा या सैलरीड लोगों को और मिडिल क्लास को उन्होंने टैक्स में रियायत का तोहफा दिया। और अच्छी बात यह रही कि यह सब उन्होंने बिना सरकारी खर्च में कटौती किए, बिना वित्तीय घाटे को यहां पर कंट्रोल में रखते हुए यह पूरा इंतजाम किया है। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. तो यहां इनकम टैक्स में बड़ी राहत, लेकिन और भी जगहों पर वित्त मंत्री का ध्यान था। ग्रीन एनर्जी को बड़ा पुश देते हुए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें साल 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा लद्दाख से ग्रीन एनर्जी के ट्रांसमिशन के लिए ग्रिड निर्माण पर 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम को खर्च किया जाएगा।
इधर बजट में एग्री सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए गए। एग्री सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए फंड बनाया गया है। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी और फिशरी को टारगेट करते हुए 20 लाख करोड़ का एग्री क्रेडिट का प्रावधान रखा गया है। The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. वित्त मंत्री ने हर राज्य की राजधानी या प्रमुख केंद्र में एक यूनिट मॉल बनवाने का ऐलान भी किया। इसके लिए केंद्र राज्यों को प्रोत्साहन देगा और इस मॉल में देश भर में लोकल प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट की बिक्री की जाएगी। States will be encouraged to set up a unity mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट संपूर्ण तौर पर विकसित और समर्थ भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स राहत दी गई है। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। अब नया बजट आपके सामने है। नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया इस बजट के अंदर, चाहे वो गांव, गरीब, किसान हो, मध्यम वर्ग हो, एस्पिरेशनल क्लास हो, सबको वित्त मंत्री ने जगह दी है। चलो इस बजट को थोड़ा और समझेंगे। इसकी बिग पिक्चर क्या है? हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज वाजपेयी। तो नीरज जी, वित्त मंत्री ने बहुत सारी चीजों का अनाउंसमेंट किया। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि सबका ख्याल रखा गया, लेकिन ये तो एक बात हो गई। इसको अगर तकनीकी रूप से देखें तो ये बजट कैसा है? देखिए, टेक्निकली अगर देखें तो जो मार्केट के लोग या इकोनॉमिस्ट, एफआईआई या हेज फंड वगैरह देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपने जो बजट बनाया 45 लाख करोड़ का, वो बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस शीट का मतलब ही होता है बैलेंस होना। तो कितना आप खर्च कर रहे हैं, कितना आप बोरो करेंगे, कितना आप टैक्स लेके आएंगे, उस पैमाने पे एकदम फिट बैठता है। बैलेंस इनका जो है पूरा 45 लाख करोड़ का हिसाब ठीक ठाक बैठता है। और इंटरेस्टिंग ये था कि चूंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इफरात पैसे खर्च नहीं किए थे कोविड के दौरान, तो इसलिए बैलेंस शीट ठीक है। फिस्कल डेफिसिट 6% से नीचे का टारगेट है, बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग लिमिट में है 16 लाख करोड़ जो एक्सपेक्टेड लाइन पे थी। एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, ये कैपेक्स ज़्यादा करेंगे 10 लाख करोड़ का, जो कि 33% ज़्यादा। ये अच्छा है, ये रोजगार परक होता है, क्योंकि सरकार जब खर्च करती है तो सड़क बनती है, अस्पताल बनते हैं, पुल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, तो उसमें जॉब क्रिएशन होता है और इससे एलाइड इंडस्ट्रीज को बड़ा फायदा होता है। तो इसीलिए इस बजट को, अब रोटी कपड़ा मकान वाला बजट नहीं है ये, अब ये स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रोथ वाला बजट है। तो इसलिए फोकस इस पे किया गया है। और पहली बार मुझे लगता है कि पिछले इस सरकार 14 से अब तक के बीच में पहली बार हो कि मिडिल क्लास टैक्स पेयर के बारे में, सैलरी टैक्स पेयर के बारे में सोचा गया है। हालांकि वो न्यू रिजीम पे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और धीरे धीरे वो चाहते हैं कि सब लोग उसमें शिफ्ट भी हो जाएं, तो वो एक बड़ा फायदा है। देखिए, 20% के टैक्स ब्रैकेट वाले में आपके ऊपर इफेक्टिवली 10% टैक्स लगे, यानी अगर आप 15 लाख रुपए तक की सैलरी आपकी है तो 1.5 लाख रुपए आपका सिर्फ टैक्स जाएगा न्यू रिजीम में, और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी है। तो नई स्कीम बहुत अट्रैक्टिव है, जिससे आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी और आप वो फिर कंज्यूम करेंगे तो फिर से सिस्टम में घूमेगा। 1 रुपया सिस्टम में 16 बार घूमता है, तो अगर आपके पास पैसा बचेगा तो आप घुमाओगे। तो मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस बजट है, और मार्केट इसी तरह के बजट को सुनना भी चाहता था कि बहुत ज्यादा घाटे का बजट भी ना हो और ग्रोथ ओरिएंटेड हो।
कुछ लोग ये आलोचना कर सकते हैं कि इससे जॉब कैसे क्रिएट होगा। देखिए, जॉब क्रिएट करने का एक तरीका तो मैं आपको सीधे एक फैक्ट्री लगाऊं और आदमी को उसमें रख दूं। दूसरा होता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो सरकार का फोकस है, तो उसके जरिए जो जॉब क्रिएशन हो रहा है वो सस्टेनेबल है, इंस्टीट्यूशनल है। तो मेरे हिसाब से बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है। और दूसरी बात ये सरकार की खासतौर पर कि ये जो सही रास्ता चुनते हैं उसमें आपको कन्विंस करते हैं, आपसे कन्विंस होकर बजट नहीं बनाते। अगर जनता से कन्विंस होकर बजट बनाते तो 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि में बढ़ता, मनरेगा में बढ़ता और इस तरह की तमाम योजनाओं बढ़ता। लेकिन इन्होंने जो सोचा कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन भी करना है, ईवी भी करना है और मिडिल क्लास को राहत भी देनी है, तो मुझे लगता है कि बैलेंस बजट है और ऐसे ही बजट को मार्केट सुनना भी चाहता था। अच्छा, तो आपने क्योंकि मार्केट की बात की तो क्विकली जब बजट भाषण चल रहा था या उसके दौरान या उसके जस्ट बाद तो मार्केट में बहुत शानदार तेजी थी, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे चला गया। क्या कुछ निराशा हुई आगे चल के? नहीं, आज का जो मार्केट था उसका बजट से कोई सीधा लेना देना नहीं था, गिरने के संदर्भ में। देखिए, जब जैसे जैसे स्पीच आती गई मार्केट ने बहुत जबरदस्त रैली दिखाई। बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट, सेंसेक्स 1000 पॉइंट, 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया और स्पीच खत्म होते हुए गिरना शुरू हुआ। इसके पीछे बजट का कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की पिटाई की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि वो 25-30% तक स्टॉक गिरे हैं। तो एक सेंटिमेंट खराब होता है मार्केट का, तरह तरह के मन में सवाल आते हैं कि जिनका एक्सपोजर है उसका क्या होगा, बहुत सारे फंड्स इसमें पैसा लगाए उनका क्या होगा। तो आज का जो मार्केट गिरा ये उसी वजह से गिरा और इतना वोलेटाइल था विपिन कि 1000 पॉइंट ऊपर से 1000 पॉइंट नीचे और फिर 1000 पॉइंट ऊपर। इतनी बड़ी वोलेटिलिटी एक दिन के अंदर की, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि खूना खच्चर हो गया होगा। आज अगर बजट ना होता तो पता नहीं क्या होता। तो क्या होता। तो ये मार्केट का जो आज का पूरा स्लाइड शो था ये बजट से की वजह से नहीं था, ये अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में जो मोमेंटम था उसकी वजह से था। बजट से बिल्कुल बाजार नाराज नहीं है या ऐसी कोई नाखुश वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए बाजार ने तो सलामी दी उसको, यहाँ तो बहुत अच्छा बजट पेश किया, लेकिन अडानी की चिंता में नीचे गिर गए। बढ़िया। तो कुछ दर्शकों को ये भी कंफ्यूजन रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बजट के दौरान तो बढ़िया, लेकिन उसके बाद क्या कुछ चिंताएं आ गई बजट को लेकर? तो ऐसा नहीं है, दूसरे कारण रहे और ये बाजार गिरा। बहुत शुक्रिया नीरज जी, विस्तार से बजट भी आपने बताया और खासतौर पे मार्केट का भी आइडिया दिया कि आज मार्केट में हुआ क्या। चलिए थोड़ी और बातें कर लेते हैं बजट के बारे में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को अमृत काल में एक नए भारत की नींव रखने वाला बजट बताया, जो 130 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल बनाएगा। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। हमारा बजट भी काफ़ी बड़ा हुआ है, जिसके कारण आने वाले समय में हिंदुस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने निर्धार व्यक्त किया है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोड बनेंगे, वो उद्दिष्ट हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर, हर जगह पर जो ग्रीन बात के उल्लेख किया गया वो हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट 2-4 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया है। बजट में महंगाई और बेरोजगारी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देखिए, ये तो बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है। और दूसरी चीज, बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। और जो आज अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की बात उन्होंने नहीं कही। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थी, मैं इसे पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी इसमें कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things. But
there are still some fundamental questions that remain to be answered. मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से बड़ी राहत मिली है। नई दरों पर रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मेहरोत्रा से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। पहले ऐसा था कि रिटर्न भरते समय आप अगर कुछ नहीं भरते हो तो ये माना जाता था कि पुरानी स्कीम में ही आप रिटर्न भर रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी स्कीम ही एक्ट में एक डिफॉल्ट स्कीम थी। अब हमने ये कहा है कि आप अगर कोई चॉइस नहीं देते हैं तो न्यू स्कीम जो है वो डिफॉल्ट स्कीम मानी जाएगी, लेकिन आप अपना चूज करके और पुरानी स्कीम का लाभ भी उठा सकते हैं। न्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्सेस रिजीम में शामिल किया गया है। ये कहीं ऐसा नहीं लगे एग्जाम्पशन? ये एग्जाम्पशन नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक खर्च जो है, एक व्यय किसी एक कर्मचारी को, जो चाहे सरकारी नौकरी में हो गैर सरकारी नौकरी में हो, उसको भी अपना एक व्यय करना होता है। तो जो व्यय हैं जनरली जो बिजनेसेस हैं उनके जो ग्रॉस रिसीट्स होते हैं उससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उनको कोई सब्ट्रैक्शन या कोई इसका बेनिफिट, उसका खर्चे का व्यय का बेनिफिट उनको नहीं दिया हुआ था पहले न्यू रेजिम में, जो कि हम वापस से अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हायर अर्निंग लोगों के लिए भी आपने टैक्स रेट घटाया है। टोटल टैक्स बर्डन जो है 39% कर दिया गया है। ये टॉप लोगों से में कमी की गई है 25%। हाँ, क्योंकि जो है भारत में जो टैक्स अधिकतम जो टैक्स रेट था वो लगभग 42.744% हो जाता था, जो कि पूरे विश्व में अधिकतम दरों में से है। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए, वैसे भी ये एक टेम्परेरी मेजर था, उसको जो है इसलिए कम किया गया है ताकि ये 40% से कम 39% पर इसको लाए। तो क्या बिग एंड बोल्ड हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट? आज बजट अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का बजट अड्डा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बजट की और अब बात करते हैं बजट के बाद बाजार की। बजट भाषण के दौरान बाजार में जोरदार तेजी रही, लेकिन कारोबार में फिर भारी उतार चढ़ाव दिखा। आखिर में आज हमने देखा कि निफ्टी गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 128 पॉइंट चढ़कर 59,708 पर पहुंचा, तो वहीं निफ्टी 46 पॉइंट गिरकर 17,616 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने देखी कि आईटी, एफएमसीजी, मेटल शेयरों में रही। तेल, गैस, पावर शेयरों में भी बिकवाली देखी गई। बैंकिंग, फार्मा, रियल्टी शेयरों में आज दबाव दिखा और अदानी ग्रुप के शेयरों में आज जोरदार बिकवाली हुई। तो यही बातें हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जब नीरज जी हमारे साथ थे, कि आज बाजार आखिर गिर क्यों गया। लेकिन अब यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमें बताएंगे कि आज किन सेक्टर्स में दबाव था और किन सेक्टर्स में तेजी रही। जी यतिन। देखिए, आज की अगर बाजार की हम बात करें तो बजट स्पीच जैसे ही खत्म हुई, एक जोरदार उछाल हमने बाजार में देखा। चौतरफा खरीदारी का माहौल था। हालांकि हमने थ्रू द डे देखा कि जो इंश्योरेंस कंपनीज में और अदानी ग्रुप की कंपनीज में बिकवाली हावी हुई, उसके बाद सरकारी बैंक्स में भी आपको प्रेशर आता हुआ नजर पड़ा, जिसके कारण बाजार में थोड़ी बहुत वीकनेस थी। लेकिन बाजार के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें, निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें, तो आपको दिखेगा सबसे पहले आईटीसी इंट्राडे में लगभग 6% ऊपर आपको बढ़ता हुआ नजर आया। एंड ऑफ द डे लगभग 2.5% की तेजी के साथ यहाँ कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ा। आईसीआईसीआई बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक वो दूसरे गेनर्स से जहां 2 से 3% की तेजी देखी गई। लूजिंग एंड पे आपको ऑब्वियसली अदानी पोर्ट के शेयर्स दिखेंगे। निफ्टी में अगर हम गए टॉप लूजर्स, तो अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स दोनों ही शेयर्स में आपको 20 से 25% से ज्यादा की इंट्राडे फॉल दिखाई पड़ी। इनफैक्ट अंबुजा सीमेंट की बात करें तो यहाँ लगभग 16-17% नीचे कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ा। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो सेलिंग प्रेशर है वो अबेट नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो जो सरकार ने नए टैक्स रिजीम में
5 लाख के ऊपर की प्रीमियम पे जो टैक्स सेविंग्स थी या टैक्स शील्ड मिलती थी उसको निकाल दिया, जिसके कारण लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में दबाव देखा गया। चाहे वो HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ हो, LIC हो, मैक्स लाइफ हो, सभी के सभी शेयर्स में 10 से 15% तक की गिरावट दर्ज हुई। फाइनली अगर हम बात करें गेनर्स की, तो इंडियन होटल्स मजबूत नतीजों के बाद और टूरिज्म पे बजट का फोकस होने के बाद आपको लगभग 9% की तेजी यहां दिखी। और अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया होटल्स या अमरा राजा बैटरीज की, तो यहां भी काफी अच्छी तरीके से कारोबार होता हुआ दिखाई दिया तेजी की तरफ। जी, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2023 का बजट शानदार है, ऐसा कहना है MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला का। CNBC से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बजट में हर क्षेत्र के लिए अहम ऐलान हुए हैं और ये बजट बाजार के लिए एक बेहतरीन बजट साबित हुआ है। ये बिल्कुल ड्रीम बजट लगता है एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने हर एंगल से डिलीवर किया है एंड दिस विल रिजल्ट इनटू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सी क्या था, मार्केट तो एक ही चीज देख रहा था दैट देयर शुड नॉट बी टिंकरिंग ऑन कैपिटल गेन्स, बट कंसीडरिंग कि इलेक्शन के एक साल के पहले का बजट था, इट कुड हैव बीन मच मोर पॉपुलिस्ट, वी कुड हैव स्लिप्ड ऑन द फिस्कल सिचुएशन एज वेल। गिवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से हम सब लोगों को कॉन्फिडेंस था और अपन 2 दिन पहले बात भी कर रहे थे कि मुझे कोई वरी नहीं है फिस्कल सिचुएशन को लेके। रियली फाइनेंस मिनिस्टर ने हर तरफ से डिलीवर किया है और लोगों के हाथ में भी, बिकॉज पर्सनल टैक्सेशन में भी चेंजेस है, लोगों के हाथ में भी थोड़ा ज़्यादा पैसा होगा। इस बार भी बजट में कई चीजें सस्ती हुई हैं तो कई चीजें महंगी। जैसे इलेक्ट्रिक का वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियों पर सीमा शुल्क को घटाकर 13% करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे ये अब सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल, टेलीविजन, कपड़े, खिलौने, साइकिल, साथ ही हीरे के आभूषण और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। इसके अलावा बजट में सिगरेट पर शुल्क 16% बढ़ाया गया है, जिससे अब ये महंगी हो गई है। किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। तो वहीं चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि आयातित चांदी के आभूषण अब महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनम अब और महंगे होंगे। तो बजट बड़ी बातों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कि टैक्स में काफी कुछ हुआ है, विश्लेषण करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। Co-presented by LIC। निर्भर बनने का सपना पूरा होगा। बजट से जुड़ी हर काम की बात देखिए मेरे साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। Budget 2023, Resilience to Resurgence। बजट बड़े ही गोपनीय तरीके से बनाया जाता है, फिर भी आप जानना चाहते हैं कि बजट में क्या होने वाला है, तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे बजट के अंदर की बात, वो भी बिल्कुल सटीक। बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को मिलने वाली है राहत या फिर किसानों को मिलने वाली है सौगात, बताएंगे बजट की हर बात सबसे पहले सिर्फ CNBC आवाज में। Budget 2023, Resilience to Resurgence।